हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द जीओसी येलो बुक के बारे में। तो हमारा जो येलो बुक का ए पार्ट अवेलेबल है, जिसका जीओसी अवेलेबल है येलो बुक का, हम आज वो डिस्कस करने वाले हैं। तो कहानी को शुरुआत करते हैं जीओसी, जिसका पहला पॉइंट इंडक्टिव इफेक्ट से होता है। आइए, आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ क्वेश्चन अवेलेबल है, हम उनसे इस कहानी की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से आपसे पूछा गया है, बताओ इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस है ग्रुप है। आपको बता दूं, ये क्वेश्चन डील करने के लिए आपको पहले पूरा प्रॉपर ऑर्डर आना चाहिए। एक से NF3 प्लस, NR3 प्लस, NH3 प्लस, SR2 प्लस, NO2CN SO3H, एल्डिहाइड कीटोन एसिड, एसाइलाइड एस्टर एमाइड। ये ऑर्डर याद होना चाहिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, OR, एल्काइन, एमीन, फिनाइल, एल्कीन, H, ताकि हम उस ऑर्डर के सीक्वेंस को हैंडल कर सकें। टेक्निकली ये आपका ऑर्डर होना चाहिए। इवन अपन ऑर्डर भी बना सकते हैं कि पहले C आएगा, फिर B आएगा, फिर A आएगा, लास्ट में D आएगा, अगर वो ऑर्डर का सीक्वेंस पूछे तो। इन द सेम पैटर्न अभी जो पूछा है, इसमें से पूछा गया कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। दैट्स अ वेरी ऑल्सो यूनिक ऑप्शन। तो फॉल्स स्टेटमेंट देखो, फिनाइल और एल्काइन में हमें पता होना चाहिए कि यहीं पे पंगा ले लिया, क्योंकि हमें जो ऑर्डर सिखाया गया था ए ऑप्शन में, वहां पे था एल्काइन, उसके बाद एमीन, देन फिनाइल, फिर एल्किन, देन एच। तो बेटा इसके हिसाब से तो ये ऑर्डर यूं होना चाहिए। ये बराबर से ये एल्काइन, एल्किन, एल्केन कंफर्टेबल है। साइनाइड, एल्काइन वाला ऑप्शन है, COH वाला ऑप्शन तो हमें पता है साइनाइड वाला जीतेगा। आई थिंक यहाँ पे मिसप्रिंट है अबाउट द ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइनाइड ऑप्शन के रूप में, जबकि उनको केवल साइनाइड ऑप्शन ही लिखना था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हटकर है, पर ध्यान रखने लायक पॉइंट है। या मार्क कर रहा हूँ ताकि आगे के लिए भी फ्यूचर सही सलामत रहे। और ये आपको पता ही है FCL भी आ रहा है, तो ऑफकोर्स आपका आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए, सिंपल आगरा आना चाहिए। सेम क्वेश्चन आपसे अगेन पूछा है, उसने -I इफेक्ट का ऑर्डर। अब -I इफेक्ट का ऑर्डर अभी आपको पढ़ाया था मैंने, NF3 प्लस, NR3 प्लस, NH3 प्लस, सीधे सीधे पहला ही ऑप्शन आ रहा है, दिमाग मत लगा, NF3 प्लस, NR3 प्लस, NH3 प्लस। थोड़ा रट्टाफिकेशन है, पर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। यहाँ R का मतलब एल्काइल, ये भी बता दूं, R का मतलब एल्काइल होता है, यूपीएससी में सुन रखा होगा। एल्काइल का मतलब आप चाहे तो मिथाइल रख दीजिए, चाहे तो इथाइल रख दीजिए, चाहे तो प्रोपाइल रख दीजिए, चाहे तो फिनाइल भी रख सकते हैं। दैट्स द थीम ऑफ एल्काइल ग्रुप। आपको पूछा है इस कहानी में +I इफेक्ट, तो अगेन वो ऑर्डर पता होना चाहिए ताकि आपको अप्रोच करने में आसानी रहे कि इसको किस तरह से आपको डील करना है इस कहानी के रेस्पेक्टिवली। ध्यान से देखो, इन दोनों में खींचने वाला ग्रुप बिकॉज फिनाइल तो ये अपना माइनस है, तो ऑफकोर्स ये आपका +I हो जाएगा। इन दोनों में भी ये आपका माइनस है, तो ये आपका +I हो जाएगा। इन दोनों में यहाँ पे पंगा होगा, क्योंकि अब की बार ऑक्सीजन ज़्यादा पावरफुल तरीके से खींचेगा, तो यहाँ पे माइनस, तो बेटा फिर इससे प्लस होना पड़ेगा। दैट्स अ -I इफेक्ट, ये पंगा हो रहा है। इन दोनों में ये पक्का ज़्यादा हाइब्रेशन से है, इसकी sp है, sp2, तो ये खींचेगा तो पक्का ये माइनस है, तो ऑफकोर्स ये +I होगा, क्योंकि हमने सिखाया था +I तभी होगा जब सामने वाला -I होगा। साइनाइड का -I होता ही हमें पता है, तो ये आपका +I होगा। टेक्निकली इसको छोड़ के फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, फोर्थ सही है, फिफ्थ सही है, आपका आंसर ये आना चाहिए। कुल मिला के इसका बेसिक एम ये है कि जितने ज़्यादा खींचने वाले ग्रुप लगाओगे, उतना सिस्टम, अगर खींचने वाला ग्रुप है तो कहने का मतलब खुद अगर -I हो तो समझ जाना सामने वाले को +I होना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन आपसे पूछा हाईएस्ट इंडक्टिव इफेक्ट, तो +I का ऑर्डर आपको याद हो तो CH2 NH वो -CO -3 डिग्री 2 1 डिग्री मिथाइल TDS। तो भैया ये आपका मिथाइल है, ये आपका 3 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री। तो पक्का आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए, पहले B, फिर C, फिर D, फिर A आना चाहिए। दैट्स व्हाई फिफ्थ का आंसर आपके पास सेकंड आना चाहिए। अगला पूछा आपसे हाईएस्ट -I इफेक्ट किसका अवेलेबल है। फिनाइल का, OCH3 का, NO2 का, CN का तो शायद बोलने जरूरत नहीं। सबसे पहले ऑर्डर के नाम पे कौन आता है, NO2 आता है। इवन हम पूरा ऑर्डर भी निकाल सकते थे इस कहानी में, पहले C आएगा, फिर D आएगा, फिर B आएगा, फिर A। इसके लिए यू हैव टू सी द ऑर्डर। ओके, सेम पैटर्न क्या पूछा है, जीरो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए कौन है, तो भैया जीरो के लिए होता है H, क्योंकि हमने इसको क्या माना था, हमने इसको माना था रेफरेंस एटम। तो ये रेफरेंस एटम के एग्जांपल के रूप में आएगा, इसको जीरो मान के बाहर निकल जाना। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया द फॉलोइंग पेयर ऑफ ग्रुप एक्सर्टिंग -I इफेक्ट इज। तो पूछा है इसमें -I इफेक्ट किस में एप्लीकेबल। तो बेटा ध्यान से देखो, ये तो -I है, पर ये आपका +I इफेक्ट होता है। ये भी +I है, ये भी +I है, ये -I है, ये +I है। यही ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ ऑर्डर में दोनों -I के रूप में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, तो हम इसको डेली से रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया इस कहानी में +I इफेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट इन बोथ सिग्मा एंड पाई। गलत बात है, पाई पे ऑपरेट नहीं होता है। I इफेक्ट क्रिएट नेट चार्ज इन मॉलिक्यूल, नेट चार्ज इन मॉलिक्यूल तो क्रिएट जीरो ही होता है। इंडक्टिव इफेक्ट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर, गलत बात है।
इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट पार्शियल चार्ज इन डिस्टेंस डिपेंडेंट। ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, कभी भी एटम से एटम पे शिफ्ट नहीं होता। मतलब ये नहीं बोल सकते कि आप इलेक्ट्रॉन को एटम से दूसरे एटम में शिफ्ट कर दो, लीव नहीं करना है, शिफ्ट करना है, लैंग्वेज पे ध्यान दिया जाए। तो आप ट्रांसफर तो कहीं से पक्का दिल्ली आंसर आएगा, क्योंकि पार्शियल चार्ज क्रिएट होता है। फुल फ्लैश चार्ज क्रिएट हो जाए तो समझ जाना बॉन्ड ब्रेक हो गया। हमें केवल कुछ हद तक जरूरत है, कुछ चाहत है, पूरी चाहत नहीं रखने का बेटा। इंडक्टिव का ऑर्डर पूछा है, CH3 क्या इफेक्ट है, CO का क्या इफेक्ट है, बियर का क्या इफेक्ट है और अमोनियम आयन का क्या इफेक्ट है इस कहानी के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया ये आपका कंफर्म क्या है, प्लस आई का। CO माइनस का भी क्या है, बोलो प्लस आई। बियर का क्या है, माइनस है। अमोनियम का माइनस आई। तो भैया 2 प्लस आई 2 माइनस आई, ये ऑर्डर होना चाहिए। आई थिंक ये 2 प्लस आई और ये 2 माइनस आई, आपका आंसर सी आना चाहिए। अगला पूछा है विच इज द प्लस आई इफेक्ट। तो बेटा वो ऑर्डर पता होना चाहिए पूरा। आई थिंक ये आपका एनान, ये आपके प्लस आई में चला जाएगा, आपका आंसर सी आना चाहिए। कुल मिला के 2 ऑर्डर ध्यान रख लो, बाकी गेम आपका सेट हो जाएगा। अगला पूछा है इस कहानी में लिस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन से फॉर्म में अवेलेबल है। तो भैया पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ CF3 अवेलेबल है, ये भी ठीक है, पर CF3 का माइनस इफेक्ट होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनता है। यहाँ भी माइनस इफेक्ट होता है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज बनता है। CH3 नहीं CF3, ध्यान रखिएगा। यहाँ भी माइनस इफेक्ट है तो यहाँ पॉजिटिव बता। 2 सिमिलर चार्ज एक साथ नहीं रह सकते, बिकॉज सिमिलर चार्ज एक दूसरे के साथ रिपल्शन करते हैं। इवन कोई पूछे ना इसका ऑर्डर क्या होगा, तो पहले A आएगा, फिर B आएगा, फिर D आएगा, फिर C। अगर कोई इसका ऑर्डर भी पूछता तो मैं आपको आंसर में ये दे सकता। अगला क्वेश्चन की स्क्रीन पे बहुत छोटा सा ऑप्शन के रूप में अवेलेबल है, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडक्टिव इफेक्ट के नाम पे। तो क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट इज जनरली मोर पावरफुल देन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ क्या ये सही स्टेटमेंट है बेटा? प्रैक्टिकली तो सही नहीं लग रहा कहीं से भी, क्योंकि दोनों के दोनों पावरफुल रूप से बराबर होते हैं। बिकॉज जितना प्लस आई देगा तो जितना खींचेगा उतना ही देगा, तो प्लस आई माइनस आई का इम्पैक्ट बराबर होना चाहिए। इट इम्प्लाइज द शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, it implies the shifting of sigma electron from less relative to more relative in a molecule। तो यस एकदम सही, ये बॉम्बे आंसर है, बिकॉज आपका चार्ज हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर जाना चाहता है। तो बॉम्बे शायद सही लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। इट implies the shifting of sigma electron from more relative atom to less। बेटा मोर से लेस क्यों नहीं जाता, हमेशा लेस से मोर की ओर जाता है। इंक्रीज विद डिक्रीज, इंक्रीज नहीं होता, क्या होता है, डिक्रीज होता है भैया। तो आपके पास केवल बॉम्बे ऑप्शन एप्लीकेबल है, जो सेट कर रहा है कि नेगेटिव चार्ज प्रेफर ऑन similar to migrate towards less electronegative to more electronegative atom in a carbon chain is known as inductive effect। अगला पूछा व्हाट इज द परसेंटेज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन मेडिक्स एक्सर्ट स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट। तो जब आप स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट रखते हो तो भैया आपका हाइब्रिडेशन के हिसाब से sp3 sp2 और sp हो जाता है, और उसमें वो परसेंट एस करेक्टर के रेस्पेक्टिवली आपसे बात करना चाह रहा है। तो बेटा इस समय याद करो 50% ये होगा, 50% ये होगा, तभी तो 100% कहलाएगा। जैसे sp2 तो एक s और 2 p, इसका मतलब ये हो गया 33.33%, वो हो गया 66.66%। परसेंट का मतलब टोटल मिलकर 100 होना। जैसे sp3 लिखा तो ये 1s और वो p3, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 25%, ये 25 मिलकर 75% ये हो गया। कुल मिला के आपका परसेंटेज करेक्टर सबसे अच्छा कहाँ आ रहा है, 50% आ रहा है। आप उससे पूछोगे, उससे आगे नहीं जा पाओगे, क्योंकि मैक्सिमम 50% ही आ सकता है। इवन आपको मैंने इसकी वैल्यू भी याद करवा रखी है, 2.5 2.75 एंड 3.25। अगला पूछा है आपसे यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्डर क्या सही है, तो माइनस इफेक्ट या सही है, क्योंकि NH3 और NO2 में NH3 जीतता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऑर्डर में पढ़ रखा है NF3 प्लस NR3 प्लस NH3 प्लस SR2 प्लस उसके बाद NO2 आता है। NH और CH3 बेटा इस समय पंगा हो गया, ये अपना प्लस इफेक्ट देगा, तो ऑर्डर जस्ट उल्टा होना चाहिए था। CDT CH3 के अंदर माइनस एक ऑर्डर, पहली बात तो माइनस एक का नहीं, प्लस एक ऑर्डर होगा। OH और Cl में माइनस एक ऑर्डर पूछ रहा है, तो आपको बता दूं उल्टा इफेक्ट आएगा, Cl का माइनस इफेक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि आपने पढ़ा था FCl Br उसके बाद था OH OR। तो टेक्निकली केवल एक ऐसा आंसर है जो इस कहानी को प्रॉपर सेट होने में तैयार हो रहा है। अगला 16 देखते हैं क्या पूछा है, मिनिमम माइनस इफेक्ट इज मिनिमम माइनस इफेक्ट। तो देखो NH2OCH3 NH माइनस, आपको शायद सिखाया गया था, एनान का मतलब ये होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो। CH2 माइनस NH माइनस O माइनस CO माइनस, मिनिमम माइनस इफेक्ट का सही मतलब है आपको ढूंढना है मोर प्लस इफेक्ट। तो उनका आंसर सी आना चाहिए बिना दिमाग लगाए।
नंबर 17 आपके सामने क्या पूछा गया है, मैग्नीट्यूड माइनस ए के हिसाब से आपको ऑर्डर की बात की जा रही है, तो भैया सबसे पहले तो प्लस ही आएगा, तो सबसे पहले सेकंड आना चाहिए, सेकंड ऑप्शन, इसका मतलब ये गड़बड़ है, सेकंड यहाँ है, सेकंड यहाँ है, सेकंड यहाँ है, सेकंड के बाद कौन आएगा, बी आर सी एन में आना चाहिए, सी एन, क्योंकि ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, फिर आएगा थर्ड और फिर आएगा फर्स्ट, क्योंकि आपने ऑर्डर सही सलामत पढ़ रखा है। आपको फिर से बोलना चाहूंगा, एन एफ थ्री प्लस, एन आर थ्री प्लस, एन एस थ्री प्लस, एस आर टू प्लस, एनओ टू सी एन, ये रहा आपका सी एन, NO2CN, SO3H, एल्डिहाइड कीटोन एसिड, एसिटाइल एस्टर एमाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये आपका ब्रोमीन, उसके बाद OH OR तब आके OH है, दैट्स योर आंसर इज दिस। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये टॉपिक करने के लिए केवल ऑर्डर पता होना चाहिए, बाकी सब सेट है। अगला पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट, पहले क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए, आपको इनकरेक्ट पूछा गया। इंडक्टिव इज डिस्टेंस डिपेंडेंट एंड डिक्रीज रास्टिंग और इंक्रीजिंग डिस्टेंस, यस सही बात है। इंडक्टिव इज इज ट्रांसमिटेड थ्रू पाई बॉन्ड, बेटा पाई बॉन्ड के थ्रू कहाँ से होता है, बस हो गया आपका शायद आंसर, ये आपका आंसर आना चाहिए। इंडक्टिव इज ट्रांसमिटेड सिग्मा बॉन्ड, यस बात है। इंडक्टिव इज अ परमानेंट इफेक्ट, दैट्स व्हाई योर आंसर इज बॉम्बे विद दिस, या। अगला स्ट्रीम पूछा इनकरेक्ट डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा एनायन है तो दे खींच नहीं सकता, इसका मतलब एनायन डोनर यहीं पे गलती कर दी। वास्तव में अगर आपके पास एनायन अवेलेबल है तो आप तीनों ओर से देने की कोशिश करोगे, लेने की कोशिश थोड़ा करोगे, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जरूर स्टेबल फॉर्म कहलाएगा, ये स्टेबल फॉर्म कहलाएगा, और ये सब खींचेंगे तो कुल मिला के एनायन देता है कि लेता है, तो तुम देने वाले को लेके आओगे तो ऐसे कैसे चलेगा भैया। तो भैया इस समय देने वाला है तो आप उसके लिए नहीं सकते, आपको अपोजिट जाना पड़ेगा, मतलब उल्टा चलिए, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव बनना चाहिए, दैट्स ए इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मिथाइल और कार्बन के अंदर ये बेवकूफ़ी मत करके क्या ना, बहुत से लोग यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं। तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होना चाहिए। अगला पूछा विच सीसी बॉन्ड ऑफ दिस विच इंडक्टिविटी इज एक्सपेक्टेड टू बी द लिस्ट, सबसे इंडक्टिव कहाँ लिस्ट है, टाइम पास नहीं करने का, बी आर के कारण लगेगा, तो सबसे पहले थर्ड पे जाएगा, 2 3 वाले का सबसे लास्ट होना चाहिए, आपका आंसर शायद ये आ रहा है। अगला पूछा इस कहानी में हाइड्रोजन ग्रुप शो माइनस इफेक्ट, एक्चुअली प्रोटॉन के रेस्पेक्टिव बोल सकते हो, तो बेटा ये आपको पता अच्छी तरह से, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है, ये नाइट्रोजन है तो भैया माइनस है, ये SO3 माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, और ये आपका प्लस है। ये चूंकि माइनस है पूछा तो 1 2 3 4 5 6, आपका आंसर ये आना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मजा ऑप्टिकल से तो ये कहीं गुना आसान है, बहुत ही इजी टॉपिक, मजा आप खुद टिक 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 करके आगे बढ़ जाओगे। मेरे हिसाब से आई थिंक 27 क्वेश्चन है, मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन टफ हो सकते हैं, बाकी सब मलाई है एकदम सीधे सर साइड में, हो गया फटाफट। एक बार बैठोगे तो लालच में पूरा खत्म करके ही मानोगे। नोट ए प्लस है ग्रुप, तो बेटा ध्यान से देखो, ये सब प्लस ही होते हैं, एन CH2 माइनस NH माइनस O माइनस, ये तो रहा ऑर्डर, इवन हम तो बता भी सकते हैं कि C के बाद B आएगा, उसके बाद D आएगा, पर ये तो प्लस है का ऑर्डर हो गया। NH तो पक्का क्या है बोलो, माइनस है। नोट पूछा है, नोट माइनस है, प्लस है का मतलब ही होता है कि ढूंढ लो माइनस है किधर है। अब इसका ऑर्डर क्या, तो आपको बता दो, ऑर्डर आपने पढ़ रखा था, तो सबसे पहले यहाँ पे आता था ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद आता था NH2, फिर आता था फिनाल, और उसके बाद आता था CH2, आपको याद रख से एडिटिव इफेक्ट। तो भैया इस समय ये खींचेगा तो ये आपका माइनस हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, आपका प्लस है, फिर देखो आंसर इज बॉम्बे। सेम पैटर्न यहाँ पे, चूंकि ये प्लस है ये, तो भैया ऑफ कोर्स इसे क्या होना पड़ेगा, माइनस है, आपका आंसर आगरा आएगा, या। अगला थीम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कार्बन मार्ट वाज इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसके लिए चूंकि कार्बन की बात करें तो आपको बता दो, कार्बन में sp3 आता है, sp2 आता है, sp आता है, हमने इवन वैल्यू पढ़ रखी है 2.5 2.75 3.25, तो अपना सारा ध्यान केवल sp हाइब्रिड पे होना चाहिए। अब sp ये पूरा सिंगल है, यहाँ तो इंडक्टिव इफेक्ट ही नहीं होगा, यहाँ पे sp2 दिख रहा है, यहाँ sp2, ये रहा आपका sp, बस हो गया काम। सबसे ज्यादा खींचने वाला ये होगा क्योंकि सामने sp खड़ा है, इधर sp2 खड़ा है, मतलब 2.5 के सामने 3.25 करा है, तो भैया इलेक्ट्रॉन को अपनी और खींचो, क्या दिमाग लगा रहे हो। इस तरीके से अगला ऑप्शन अवेलेबल है, जहां पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द कार्बन माइग्रेस्टिक इज एक्सपेक्टेड टू हैव द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव चार्ज, सबसे ज्यादा कहां हो सकता है, तो बेटा CL Br कौन अवेलेबल है, यहाँ Cl, यहाँ एटम में Br, यहाँ अवेलेबल, ये तो इफेक्ट ही नहीं शो करेगा। Mg अगर दे रखा है तो बेटा तो देने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये मेटल और मेटल हमेशा सामने वाले को एनान बनाते हैं खुद केटान के रूप में, और ये तो ऑफ कोर्स Cl जितना खींचेगा उतना यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस चार्ज बनेगा, प्लस होने से वो जीत जाएगा, दैट्स व्हाई आंसर इज दिस। अगला ऑप्शन आयनिक स्पीशीज आर स्टेबलाइज्ड बाय द डिस्पर्सन ऑफ चार्ज विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक आयन इज मोस्ट स्टेबल, इन सब में सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है।
तो भैया यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है। आप सब सपोज करिए Cl का कौन सा इफेक्ट है, माइनस है। F का कौन सा इफेक्ट है, माइनस है। यहाँ पर दो दो माइनस है, दो दो माइनस है का मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स होगा तो Nn को स्टेबल करूँगा, देख सकते आंसर इज दिल्ली। तो हम बोल सकते हैं आपका आंसर पहले दिल्ली आना चाहिए, फिर कलकत्ता आना चाहिए, फिर बॉम्बे आना चाहिए, फिर आगरा, अगर किसी के मन में स्टेबल ऑर्डर का सवाल आता है तो। आगे बढ़ते हैं। इंडक्टिव खत्म हो गया, कितना स्मूथ और कितना आसान था। मैं आपसे, अगर आपने ढंग से ऑर्डर पढ़ रखा और ढंग से लेक्चर पढ़ रखे हैं, सुन रखे हैं हमारे, तो आपको लगेगा कि सर ये तो मलाई है, ऐसे ही खा लिया जाए। अगला क्वेश्चन के सामने पूछा हुआ है, विच द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिजल्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेम स्पीशीज। तो क्या चेक करो, इसमें एक रूल होता है जिसमें बोला था एटम डू नॉट शिफ्ट, या फिर हम बोल सकते हैं कि वैलेंसी वाला रूल ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप ऐसे मूवमेंट कर सकते हो तो ये अलाउ कर पाऊंगा। और बेटा ध्यान से देखो, नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 से 5 नहीं हो सकती, अगर आप पेंटावेलेंट हो रहे हो तो सेम पॉसिबल ये नहीं हो सकता। आपने यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करके अगर ये ऑप्शन बनाया तो टेक्निकली हम इसे रिजोनेंस में अच्छा सेम स्पीशीज तो नहीं मान सकते, बिकॉज आपने एक सिग्मा बॉन्ड को पाई बॉन्ड के रूप में रिप्रेजेंट किया। वैसे ही आपने यहाँ पे पाई बॉन्ड को क्या बना लिया, एक सिग्मा बॉन्ड बना, तो टेक्निकली इसे अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज इस तरह की को हम रिजोनेंस नहीं बोलते, इसको हम रिएक्शन बोल सकते हैं। तो टेक्निकली मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं रिजोनेंस। ठीक है, अगर सिग्मा मूव करता है तो हम उसे रिएक्शन बोला करते हैं। सेम पूछा, डज नॉट रिप्रेजेंट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ऐसा कौन सा है जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। तो रूल कहलाता है, जो अपन ने बेसिक रूल पढ़ रखे हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी कांस्टेंट, एटम डू नॉट शिफ्ट। ठीक है तो ये बेसिक बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए। टोटल 6 रूल है इस कहानी में, पढ़िए तो ध्यान रखेंगे। ये इधर से इधर, ये इधर से बस अलाउ है, ये चल जाएगा। यहाँ पे इधर जा सकते थे, नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, तो अपन उल्टा चलो, यहाँ से इसको ब्रेक कर दो तो अपने आप पॉजिटिव बनेगा, ये भी अलाउ कर दूंगा। पर बेटा NH3 प्लस अपने आप को NH2, यहाँ पर एटम शिफ्ट नहीं करना, क्योंकि हमने रूल्स बताया डू नॉट शिफ्ट एटम। ये आपके लिए पंगा, आप इसको अलाउ नहीं कर सकते। गॉट द पॉइंट। ये जरूर अलाउ कर सकते हो, बिकॉज आप ये बॉन्ड बना कैसा बना सकते हो। ड्यूरिंग रिजोनेंस एटम डू नॉट शिफ्ट, क्योंकि बेसिक रूल आपको पता होने चाहिए पहले कि रिजोनेंस होने का जो बेसिक मतलब होता है कि हमें क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो p ऑर्बिटल पैरेलल, p ऑर्बिटल कंटिन्यूअस, एटम डू नॉट शिफ्ट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेडिकल मस्ट बी कांस्टेंट, नो एक्सचेंज ऑफ सेकंड शेल, और एक ऑप्शन होता है नेगेटिव प्रीफर ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये कुछ बेसिक 5-6 रूल थे, आपको पता होना चाहिए। अगला ऑप्शन आपसे पूछा कि कंपाउंड विल नॉट शो केटानिक रिजोनेंस। तो ध्यान से देखो, ये रिजोनेंस अलाउ कर सकता हूँ, ये रिजोनेंस अलाउ कर सकता हूँ, मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड के हिसाब से ये अलाउ कर सकता हूँ, पर यहाँ पे नाइट्रोजन ऑलरेडी 4 वैलेंसी रखा है तो sp3, और आप इसके अंदर नो एक्सटेंशन वाला रूल लगाओगे तो पक्का आप इस केटान को रिजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। अगला ऑप्शन आपसे पूछा गया, वेर इज द डी ऑर्बिटल रिजोनेंस, जो कि ऑप्शन के रूप में अवेलेबल हो सकता है। तो भैया ये ओवरलैपिंग हो रही है, पर ये ओवरलैपिंग तो 2p2p के बीच हो रही है। यहाँ फॉस्फोरस है, पर आप इसको अलाउ कर सकते हो, क्योंकि किसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, उसके पास 2b ऑर्बिटल है। आप इसमें इस तरह का रिजोनेंस कर सकते हो, ये अलाउ कर सकता हूँ, यहाँ पे प्लस बन जाएगा, कोई इशू नहीं है मेरे हिसाब से। पर क्या ये अलाउ हो सकता है, Cl तो यहाँ भी है, पर बेटा बीच में अगर sp3 आ जाए तो समझ जाना कि नो रिजोनेंस। जब रिजोनेंस है ही नहीं तो फिर कहाँ से बात करोगे। और यहाँ जितना भी ओवरलैपिंग आप कर पा रहे हो, देख से ओवरलैपिंग और 2p2p, क्योंकि उसने बाउंडेशन क्या दी है, डी ऑर्बिटल, तो पक्का आपके पास बॉम्बे ही ऑप्शन है जो आ सकता है। अगला पूछे, तो फॉलोइंग पेयर इज नॉट अ पेयर ऑफ रिजोनेंस स्ट्रक्चर, कौन सा है जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर पेयर में नहीं कंसिडर होता। तो बेटा एटम जो ऑफ शिफ्ट होना चाहिए। देखो यहाँ पर CH3 है, आप CH2 नहीं बना सकते। CHNH, तो देखो CHNH आप केवल पाई बॉन्ड को मूव कर सकते हो, सिग्मा को मूव नहीं कर पाओगे, तो ये रिजोनेंस कहलाएगा। यहाँ भी आपने देखो CH3CCH, CH3CCH, CCH3CCC, देखो ध्यान से, बैकबोन आपके बराबर से में, केवल आपने पाई बॉन्ड को मूव किया, आपने केवल पाई बॉन्ड को मूव किया। बाकी देखो ये भी CH है, ये भी CH, और ये भी CH, और यहाँ CH2 है। तो टेक्निकली यहाँ भी CH2 है, यहाँ CH, यहाँ CH, और यहाँ CH है। तो ये सब अलाउ है। केवल कौन पंगा कर रहा है, तो भैया इस समय आगरा पंगा कर रहा है। अगला उचित फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट रिजोनेंस, कौन है जो रिजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो बेटा संभल के रहना, क्योंकि यहाँ बहुत गंदे वाला डाउट होगा। यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, माइनस बना तो दिया, पर बेटा करना क्या चाहते हो, ये तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेगा ना, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये रिजोनेंस कर ही नहीं सकता, उल्टे रिपल्शन चालू हो जाएगा। यहाँ जरूर आप ऐसा रिजोनेंस कर सकते हो, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आप अलाउ कर पाओगे। यहाँ पे चूंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल तो आप अलाउ कर पाओगे।
इसके पास वैकेंट 2p ऑर्बिटल है, तो आप इसको भी अलाउ कर पाओगे बिकॉज आप यहाँ पे बॉन्ड बना सकते हो। आई थिंक ये BH2 होना चाहिए, तो वो हम अलाउ कर सकते हैं रिजोनेंस के रेस्पेक्टिवली, बट हम इसके आगे की कहानी नहीं कर सकते। ताकि हमको पंगा किसी भी हाल में यहाँ पे ना मिले। ठीक है, मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे करेक्शन भी साथ साथ करे जा रहा हूँ ताकि आगे के लिए हम और करेक्शन लेस बुक बना सकें। तो इसलिए केवल ये ऐसा ऑप्शन है जहां पर सिमिलर चार्ज रिपल्शन होता है, हम इसे अलाउ नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूछा है रेजोनेंस स्ट्रक्चर नॉट वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। वैलिड पूछा, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप पंगा, अगर आप डायग्राम को ढंग से तो शायद पहले में ही आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप एन एन पे ये सब बनाते हो तो फिर साथ में यहाँ पे आप नेगेटिव तो बना ही नहीं सकते। प्रैक्टिकली ये वैलेंसी एक्सेप्टेबल नहीं है, पक्का ये आंसर आएगा। हाँ, आप पॉजिटिव जरूर बना सकते हो बिकॉज मैक्सिमम वैलेंसी आप 4 रख सकते हो, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव अलाउ करते हो 4 बॉन्ड, तो नेगेटिव के साथ 4 बॉन्ड अलाउ नहीं कर सकता। नो एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट का पंगा पड़ेगा। इसलिए बॉम्बे से ही हो सकता है, कलकत्ता भी सही हो सकता है, दिल्ली भी सही हो सकता है, बट ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई योर आंसर ए। लैंग्वेज पे ध्यान दो, नॉट वैलिड पूछा। अच्छा, ये भी पूछ सकता हूँ सबसे स्टेबल कौन है, तो पक्का सी, बिकॉज दैट्स ए न्यूट्रल। उसके बाद कौन, अगर मैं इन तीनों में कंपेयर करने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले सी आएगा। फिर यहाँ अपोजिट चार्ज 1 3 पर है, यहाँ अपोजिट चार्ज 1 2 3 4 5 पे, तो बेटा फिर आएगा दिल्ली और उसके बाद आएगा बॉम्बे, अगर कंपैरिजन की बात की पूछ जाए तो। अगला सेम ऑप्शन, नॉट ए वैलिड आरएस। तो वैलिड आरएस बोलते हैं नाइट्रोजन की वैलेंसी देख लो सबसे पहले, नाइट्रोजन की वैलेंसी से सब कुछ सेट हो जाता है। आई थिंक देखो ये फंस गया, ये रहा पेंटावलेंट। नाइट्रोजन देखने के बाद दिमाग लाने की जरूरत नहीं, आराम से आंसर लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे बहुत सिंपल सा पूछा है, एमंग द फॉलोइंग सिस्टम विच इज कॉन्जुगेटेड। तो क्या आपको लगता है यहाँ का पाई बॉन्ड और यहाँ का पाई बॉन्ड आपस में पैरेलल है? क्योंकि ये हमें जरूर पता है कि ये पाई बॉन्ड पैरेलल है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये उसके परपेंडिकुलर भी हैं। तो हमें टेंशन नहीं है परपेंडिकुलर से, हमें तो केवल पैरेलल से प्रॉब्लम थी। तो हमें पता है ये रिजोनेंस एक्स्ट्रा हो रहा है ना, दैट्स अलाउड, इसलिए ए तो सही है। ऑप्शन बी में डाउट है सर, अब यहाँ क्या करोगे? यहाँ पे एक ऑप्शन तो आपके पास ये अवेलेबल है, अगला पक्का परपेंडिकुलर है। वेरी गुड बेटा, शाबाश। वो तो आपको समझ में आ गया कि पाइबोन आपस में रिजोनेंस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये पाइबोन परपेंडिकुलर है, बीच का एंगल 90 डिग्री है। बट आपको ये तो पता होना चाहिए रिजोनेंस के पाइबोन थोड़ी ना करता है, रिजोनेंस लोन पेयर भी तो करता है। यहाँ पे दो दो लोन पेयर याद करो, तो कोई ना कोई लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाएगा। देख सो बी भी कबूल है। सी वाले में दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सी वाले ऑप्शन में आप बराबर तरीके से ये आपने रिजोनेंस करवा लिया। देख सो सी भी कबूल है, ठीक है। आई थिंक आपका आंसर दे लिया आएगा। ऑल ऑफ दिस दिया हुआ, दिमाग लाने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। नंबर 10 क्या पूछा, रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल इन। तो रेजोनेंस का ये देखो यही दिख रहा है, क्योंकि पंगा क्या हो रहा है, यहाँ sp3 ये चल नहीं सकता, और आपको पता ही अच्छी तरह से कि यहाँ का पाई बॉन्ड और वहाँ का पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर होता है, ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि बीच का एंगल कितना आ रहा है बेटा, 90 डिग्री। ये आप जरूर कर सकते हो, बिकॉज टेक्निकली आपके पास यहाँ पे NH2 अवेलेबल है, यहाँ लोन प्री अलाउ कर दूंगा। यहाँ भी आप रेनान सीजन्स कर सकते हो, अलाउ कर दूंगा। यहाँ भी आप रेडिकल सीजन्स कर सकते हो, अलाउ कर सकता हूँ। तो क्या पूछा, नॉट पूछा है ना, पक्का आपका आंसर आगरा आना चाहिए, बिकॉज आगरा में सीजन्स पॉसिबल नहीं है। अगला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, आपके पास सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है, आपके पास थर्ड ऑप्शन अवेलेबल। पूछा जा रहा है कि इस कहानी का आंसर क्या होना चाहिए। तो प्रैक्टिकली आपको समझ में आ गया कि ये सबसे पहले जीतेगा। अब डाउट है इन दोनों में किसको जिताना, तो बेटा यहाँ ये 1 और ये 4 है, यहाँ पर ये भी तो 1 4 ही है। टाइम पास कर रहा है, दोनों चार्ज कहीं भी रख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पक्का सेकंड थर्ड बराबर लेवल के होंगे। इसलिए 11 का आंसर आपका बॉम्बे आना चाहिए। ओके, करेक्शन होगा ध्यान से, आंसर गलत आया था, 1 आना था। अगला पूछा, डज नॉट रिप्रेजेंट द कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, कि आप जब मूवमेंट करोगे तो आप ऐसा मूवमेंट कर सकते हो, क्योंकि आप इसको रिवर्स में ऐसा बना सकते हो जैसे कि यहाँ दे रखा है। आप यहाँ भी ऐसा मूवमेंट कर सकते हो, बिकॉज आपको ऐसा बना सकते हो, बट आप रेडिकल नहीं बना सकते। रूल एक था, टोटल नंबर ऑफ रेडिकल मस्ट बी कॉन्स्टेंट।
टोटल नंबर ऑफ रेडिकल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो वैसे सी बात है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, बाकी सब जो सेट है आप आराम से इसको देख के बना सकते हो। अगला पूछा है, द गिवन कंपाउंड अनशेयर्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट डीलोकेलाइज। ऐसा कौन सा है जिसका लोन पेयर डीलोकेलाइज नहीं हो सकता इस कहानी के लिए? तो ध्यान से देखो, ये लोन पेयर डीलोकेलाइज हो रहा है, मूव कर सकते हो। यहाँ भी लोन पेयर आप इधर से डीलोकेलाइज कर सकते हो। यहाँ फंस गए, यहाँ पे ही लोन पेयर, यहीं पे पाई बॉन्ड याद करो। तो कुल मिला के पंगा क्या हो गया, तुम्हारे पास खुद के पास पाई बॉन्ड भी है और तुम्हारे पास लोन पेयर परपेंडिकुलर भी है। तो प्रैक्टिकली ये आपका आंसर होना चाहिए, किसमें दिमाग जो है ही नहीं। यहाँ पे आप मूवमेंट कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा इस कहानी के लिए। अगला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए क्या चीज सही है? तो इरोसिव स्ट्रक्चर हाइब्रिडेशन ऑफ एटम विल चेंज नहीं बेटा, कभी भी ध्यान रखना, रेजोनेंस होने से हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होता। केमिकल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन ऑल फीचर, गलत बात है। केमिकल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा कंसीडर करने के लिए एक्सोटिक हाइब्रिड होना चाहिए। केमिकल स्ट्रक्चर आर इमेजिनरी, परफेक्ट, ये सही आंसर, बिकॉज हम जानते हैं आर एस आर इमेजिनरी, क्योंकि वो तो एक फोटो है, रियल फॉर्म थोड़ी है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर पोर्शन ऑफ न्यूक्लियर चेंज नहीं बेटा, रेजोनेंस करते समय कभी भी पोर्शन चेंज हो ही नहीं सकते, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगला ऑप्शन, विच द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ डाइएजोमीथेन। क्या इसकी स्ट्रक्चर, तो डाइएजोमीथेन बोला CH2N2, पर बेटा यहाँ पे डायग्राम ही गलत बना दिया इस तरीके से, ये तो पॉसिबल ही नहीं है इस कहानी के लिए। या ये जो ऑप्शन था, ये जरूर इधर से इधर जा सकता था, इधर से इधर, ताकि आप मूवमेंट करके बना सको, ये आपका ऑप्शन होना चाहिए। बच्चा आर्गुमेंट कर सकता है, ऐसा सेटिस्फेक्शन तो पूरा आ रहा है, वैलेंसी वैलेंसी सब सेटिस्फाइड है, बेटा डायजोमीथेन के लिए दोनों एन अलग अलग नहीं होते, बिकॉज उसने नाम लिखा है डाई एजो, समझते हो? डायजो का मतलब दोनों नाइट्रोजन साथ साथ होने चाहिए, लाइक दिस, तभी वो डायजो कहलाएंगे। तो अगर ये दिया होता तो फिर वो डायजो वर्ड ही नहीं आता, इसलिए आपका ये आंसर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि बी और सी आंसर आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर यहाँ पे दिल्ली आना चाहिए। आउट द पॉइंट। अगला, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन से अवेलेबल, तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, आप ये इधर से इधर और ये इधर से जा सकते हैं। ऐसा करोगे तो ये पॉजिटिव बनेगा, नोट अलाउ करूंगा, यहाँ पे मैं नेगेटिव बनाऊंगा, दैट्स व्हाई योर आंसर इज बॉम्बे विद दिस, बिकॉज हम इसको अलाउ कर सकते हैं। पर सुनो, आपको सर ये क्यों नहीं देख रहे हो, तो देखो 1 2 3 4, यहाँ 4 पाई बॉन्ड है, 1 2 3 यहाँ 3 पाई बॉन्ड है, पहले एन एन दोनों ही है। पर हमने रूल ये भी तो सीखा कि मोस्ट स्टेबल का मतलब क्या होता है, मोर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, दैट्स व्हाई दैट्स मोर स्टेबल। तो हम इस कहानी के अंदर हम इसको ज्यादा प्रीफर करेंगे। अगला पूछा, रेंज द केमिकल स्ट्रक्चर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो भैया यहाँ चार्ज किस पर है, ऑक्सीजन पर, यहाँ चार्ज किस पर है, कार्बन, यहाँ चार्ज किस पर है, नाइट्रोजन। तो बताओ पहले ऑक्सीजन जीतता है, कार्बन जीतता है कि नाइट्रोजन जीतता है? तो भैया पहले ऑक्सीजन आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर कार्बन आएगा, दैट इज द चॉइस। ये आपका ऑप्शन होना चाहिए। दैट्स व्हाई प्रीफर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी आपका ऑप्शन ये आना चाहिए, बिकॉज नेगेटिव प्रीफर पहले ऑक्सीजन पे आएगा, फिर नाइट्रोजन पे आएगा, फिर कार्बन। बाकी ऐसा क्यों देखा, तो सब में पाई बॉन्ड दो दो बराबर है, तो सेट इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से। अगला पूछा है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कंट्री स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रोमीथेन। तो नाइट्रोइथेन के अंदर, नाइट्रोइथीन के अंदर क्या रिजोनेंस स्ट्रक्चर अवेलेबल होगा, ठीक है, उसका स्टेबिलिटी पूछ रहे। तो भैया यहाँ पे देखो 2 पाई बॉन्ड चलेगा, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड चलेगा, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड चलेगा और यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड चलेगा ना। चलो सब में 1 पाई बॉन्ड बराबर है, पर बेटा दो पॉजिटिव साथ साथ रखोगे तो तबाही कुछ ज़्यादा ही मचने वाली, क्योंकि डेक्सन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टास्क, आप ऐसा कर सकते हो। तो भैया सबसे पहले यहाँ लास्ट में सेकंड जीतेगा, तो सेकंड हारेगा, दोनों में सेकंड हारेगा, और फर्स्ट दोनों में जीतेगा, तो ये तो अपना आंसर कि इन दो में से कोई ना कोई है। डाउट आ रहा है कि फोर्थ थर्ड में हम किसको प्रीफर करें, तो फोर्थ ऑप्शन में ये ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में ये ऑप्शन है, और यहाँ पे चार्ज कार्बन पर है नेगेटिव के रूप में, एक बार कार्बन पे एक बार ऑक्सीजन पे, और यहाँ चार्ज दोनों में ऑक्सीजन पे अवेलेबल, और हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज प्रीफर ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए हम 4 को थर्ड से पहले जिताएंगे और आपका आंसर सी आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट पहले क्यों जीता, 2 पाई बॉन्ड है, सेकंड क्यों हारा, 1 पाई बॉन्ड और 2 पॉजिटिव साथ साथ हारे। डाउट आएगा फोर्थ थर्ड में कौन जीता, तो जब पाई बॉन्ड बराबर है, चार्ज भी बराबर है, तो फिर चेक करो किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो हम प्रीफर करेंगे ऑफ कोर्स ऑक्सीजन विल बी मोर प्रीफरेबल देन कार्बन, तो हमने ऑक्सीजन को पहले जीता है ना। मस्त क्वेश्चन। अगला एग्जांपल, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है चलेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो वैसे ही हार गया, तो सेकंड हारेगा मेरे हिसाब से, और यहाँ भी 1 पाई बॉन्ड है, तो भैया सबसे पहले सेकंड ही हारेगा, कहानी सेट है। अब बताओ इन दो में कौन जीतेगा, तो भैया यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन, हमने एक रूल सीखा था, पॉजिटिव चार्ज प्रीफर ऑन
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पॉजिटिव चार्ज प्रीफर ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी एन और ओ में हम जानते हैं कि प्लस एन पर ज़्यादा अच्छा है इस कहानी के तहत। इसके हिसाब से हम बोल सकते थर्ड पहले जीतेगा, थर्ड पहले जीतेगा, यानी आपका आंसर सिंपल आगरा आ जाएगा। अगला छोटा सा क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन कंपाउंड, इसका सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा अवेलेबल है? तो बेटा आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो यहाँ माइनस बनेगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। फिर यहाँ से आप आगे बने तो आप आगे जा सकते हो, यहाँ ऑप्शन, और इससे आगे जाओगे तो डी, तो पक्का इस कहानी के हिसाब से तो आपका आंसर यहाँ ना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड थे, यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है। मोर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मोर स्टेबल आर एस। इवन अगर कोई पूछे इन सब का ऑर्डर बता दो, तो पहले बी आना चाहिए, उसके बाद शायद ए आना चाहिए, उसके बाद सी आना चाहिए, सबसे लास्ट में डी आना चाहिए। कि इसके पास एक ही पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ 3 पाई बॉन्ड, जिसका पाई बॉन्ड ज्यादा है उसको पहले जिता देना, सिंपल सीधा सा बात है। अगला एग्जांपल आपके सामने पूछा है, इस कहानी में मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा है? तो बेटा यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है? यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है। यहाँ कितने पाई बॉन्ड है? यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड है। यहाँ कितने पाई बॉन्ड है? तो यहाँ 1 2 3, तो भैया 3 पाई बॉन्ड है, तो सोच लीजिएगा। यहाँ पे भी 1 2 और 3 पाई बॉन्ड है, तो अपन का डाउट है इन दोनों में कौन जीतेगा। अब दोनों में पाई बॉन्ड बराबर आ भी जाए तो अगले रूल पे चेक करते हैं, पॉजिटिव चार्ज किस पर अवेलेबल है? नाइट्रोजन पे। पॉजिटिव चार्ज किस पे अवेलेबल है? ऑक्सीजन। तो भैया हम किसको जिताएंगे? हम कैलकुलेटर को ज़्यादा प्रीफर करेंगे इस काम के लिए। अगला छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने, स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डायग्राम के सामने दे रखा, तो आप इसको बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो आपके पास यहाँ पे पोलर बॉन्ड में एस चार्ज बनेगा, फिर इसके बाद रेजोनेंस करोगे तो चार्ज यहाँ पहुंचेगा, फिर रेजोनेंस और करोगे तो चार्ज यहाँ पहुंचेगा, या फिर आपने इसका उल्टा कर लिया। पूछा है इस कहानी के अंदर व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो भैया सबसे पहले देखो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है, इन सबके पास 2 2 पाई बॉन्ड अवेलेबल है। अपोजिट चार्ज 1 2 पर, अपोजिट चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 2 पोजिशन के लिए, तो अपन इसको पहले प्रीफर करेंगे। फिर यहाँ पे अपोजिट चार्ज 1 4 है, यहाँ भी अपोजिट चार्ज 1 4 है, पर बेटा यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। दैट्स व्हाई आई थिंक थर्ड पहले जीतेगा। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अपोजिट चार्ज बहुत दूर दूर है। यहाँ बेवकूफ़ी मत करना कि इधर से 1 2 3 4 कर दो, नहीं बेटा, इधर अगर sp3 है तो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, तो आप इधर जा ही नहीं सकते, आपको उधर से जाना पड़ेगा। तो टेक्निकली इस कहानी के हिसाब से सबसे पहले के रेस्पेक्टिव कौन आएगा? पहले तो आ जाएगा इस कहानी में, आई थिंक सेकंड बनाना भूल गया, तो पहले आएगा फर्स्ट, उसके बाद पक्का थर्ड आएगा, बिकॉज नेगेटिव चार्ज प्रीफर ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। उसके बाद कार्बन पर नेगेटिव, और फिर इसके बाद आएगा 1 6 डिस्टेंस, ये 1 6 डिस्टेंस वाला है, ये 1 4 डिस्टेंस वाला है, और ये 1 2 डिस्टेंस। हमने एक रूल सीखा था, अपोजिट चार्ज हमेशा पास अच्छे होते हैं, तो हम इसका फायदा उठाएंगे कि हम अपोजिट चार्ज को हमेशा पास बना के रखेंगे, ताकि हमें याद करने का इशू ना रहे इस कहानी के तहत। तो ये बेसिक सा फंडा आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ सकते हैं बेटा। अगला ऑप्शन आपसे पूछा गया, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर इन द फॉलोइंग कंपाउंड। बेटा यहाँ कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड। यहाँ कितने पाई बॉन्ड? 2 पाई बॉन्ड। यहाँ कितने पाई बॉन्ड? 2 पाई बॉन्ड। यहाँ 2 पाई बॉन्ड और यहाँ 3 पाई बॉन्ड। सबसे पहले 3 पाई बॉन्ड वाला जीतना चाहिए, तो भैया पहले फर्स्ट और फिफ्थ आना चाहिए, दिमाग लाइन जरूरत नहीं, मेरे हिसाब से ये आपका ऑप्शन है। इसके बाद आप बनाओगे तो अपोजिट चार्ज 1 2 पे, अपोजिट चार्ज 1 4 पे, और अपोजिट चार्ज अगेन 1 2 पे अवेलेबल, तो हम बोल सकते हैं कि इसके हिसाब से सबसे पहले फर्स्ट और फिफ्थ जीतेगा, उसके बाद सेकेंड और फोर्थ बराबर होगा, और सबसे लास्ट में थर्ड आएगा। और उसने ऑर्डर नहीं पूछा, उसने इनके बीच बीच के क्वेश्चन पुटअप करके थोड़ा लेवल बढ़ा दिया। तो क्या आपको लगता है थर्ड ये रहा, सेकेंड ये रहा, थर्ड इधर है, कलर चेंज कर देते हैं, ये थर्ड है और ये सेकेंड है, तो भैया गलत है ना, इधर ऑर्डर होना चाहिए। फर्स्ट फिफ्थ बराबर होने चाहिए, भी गलत कर दिया। सेकेंड फोर्थ शायद ये बराबर आ रहा है, दैट्स आंसर इज सी। फोर्थ फर्स्ट, तो फर्स्ट इधर है, फोर्थ इधर है, पक्का ऑर्डर ये होना चाहिए। कुल मिला के पहले पूरा ऑर्डर निकालो, फिर इंडिविजुअल आंसर दोगे तो मजा आएगा। अगला ऑप्शन पूछा है आपसे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग कंपाउंड। क्या पूछा? तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट सबसे पहले चेक करो, ये सबसे पहले पोलर बॉन्ड विथ न्यूट्रल फॉर्म है, यहाँ पे पाई बॉन्ड ही खत्म हो गया, और यहाँ पे आप चार्ज क्रिएट करो, मतलब कुल मिला के सबसे स्टेबल फर्स्ट आना चाहिए, फिर थर्ड आना चाहिए, फिर सेकंड आना चाहिए, ये आपका ऑर्डर हो गया। अब चेक कर लो, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, सही बात है। सेकंड इज मोर स्टेबल देन थर्ड, बस काम हो गया, इतने में ही काम हो गया। पक्का आपका आंसर क्या आना चाहिए? बॉम्बे आना चाहिए इस कहानी के हिसाब से।
फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन थर्ड, फर्स्ट इज मोर स्टेबल, वो भी सही बात आ रही है, सही बात आ रही है। स्ट्रक्चर सेकंड इज फ्यूअर बॉन्ड देन फर्स्ट एंड थर्ड, स्ट्रक्चर सेकंड इज फ्यूअर बॉन्ड देन, वो भी सही बात है क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड है ही नहीं तो फ्यूअर बॉन्ड हो ही गया ना। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए बेटा, इस कहानी को देख के लग रहा है कि आपका आंसर यहाँ पे बॉम्बे आ रहा है क्योंकि इनकरेक्ट पूछा, लैंग्वेज पे ध्यान देना था कि फंस ना जाओ। सेम क्वेश्चन पूछा करेक्ट स्टेटमेंट, अब की बार कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है इस कहानी में। अब ध्यान से देखो, यहाँ भी पाई बॉन्ड 2 आ रहे हैं, यहाँ भी पाई बॉन्ड 2 आ रहे हैं, यहाँ भी पाई बॉन्ड 2 आ रहे हैं और यहाँ पाई बॉन्ड 1 ही है, तो भैया कब काम हो गया। दूसरी बात, यहाँ चार्ज ऑक्सीजन पर, यहाँ चार्ज ऑक्सीजन, तो अगर मैं स्टेबिलिटी के हिसाब से बात करूँ तो पहले बोलूंगा फर्स्ट सेकंड बराबर होने चाहिए और कंफर्म थर्ड वाला हारेगा, बिकॉज ये चार्ज यहाँ जो क्रिएट हो रहा है वो सिस्टम को अनस्टेबल करेगा ना। उसने स्टेटमेंट क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड इज माइनर कंट्रीब्यूशन टू द रियल हाइब्रिड, गलत बात है। सेकंड तो अच्छा हाइब्रिड है क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। थर्ड इज मोस्ट स्टेबल, गलत बात है, वो तो हाईली अनस्टेबल है। फर्स्ट कंट्रीब्यूट मोर टू द रियल हाइब्रिड देन द सेकंड, गलत बात है बेटा, ये इक्वल आ रहे से तो इनका कंट्रीब्यूशन भी इक्वल होना चाहिए, मोर का तो प्रश्न ही नहीं होता, इक्वल का आंसर आता। फर्स्ट सेकंड आर इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड थर्ड इज द माइनर कंट्रीब्यूशन, यस दैट्स द आंसर। एक्चुअली मैं समझाना चाह रहा हूँ कि उसने ऑर्डर को लैंग्वेज में पूछ दिया, लैंग्वेज में पूछते ही क्वेश्चन टफ हो जाता है। दैट्स वेरी सिंपल सा फंडा, जबकि बहुत आसान है मेरे साथ। अगला पूछा आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर द रिजोनेंस स्ट्रक्चर जो कि यूरिया के रेस्पेक्टिव आपके पास अवेलेबल है, तो बताओ इसमें क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो सकता है इस कहानी के लिए। सबसे पूछा स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो भाई यहाँ पे एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा है। फिर डाउट है, यहाँ पाई बॉन्ड अवेलेबल है पर चार्ज ऊपर है, ठीक है, ये न्यूट्रल फॉर्म है तो न्यूट्रल पहले जीतता, दिमाग लगाओ मत। और यहाँ चार्ज, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पर है, यहाँ पे भी नेगेटिव पर है और यहाँ पे पॉजिटिव, तो भैया देखो ध्यान से अगर अपन देखें तो इनको तो देख के लग रहा है कि ये तो सिमिलर स्ट्रक्चर की फीलिंग आ रही है, तो भैया पहले सेकेंड जीतेगा, फिर थर्ड और फर्स्ट सेम हो जाएंगे और सबसे लास्ट में आना चाहिए फोर्थ। अभी ऑर्डर किसका चेक कर लो, देखो आंसर आ रहा है सिमिलर वाला फर्स्ट, ये नहीं आ रहा, ये रहा फर्स्ट होता, आपका आंसर पक्का दे लिया आएगा। अगला एग्जांपल आपके सामने क्या पूछा है भैया, क्या पूछा है इनकरेक्ट ऑर्डर, तो देखो ध्यान से, ये एग्जांपल अगर आपके सामने अवेलेबल हो, पूछे क्या ऑर्डर होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, ये न्यूट्रल फॉर्म अवेलेबल है और ये आपके पास अपोजिट चार्ज अवेलेबल है, ठीक है। पूछ रहा है भैया कौन पहले जीतेगा, तो बेटा यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर एक ही पाई बॉन्ड है, तो भैया ये हारेगा पक्का, आपका आंसर सही आ रहा है। यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है और यहाँ चार्ज एन पे पॉजिटिव, यहाँ चार्ज सी पे, तो पक्का एन वाला पहले जीतेगा, तो पक्का फर्स्ट थर्ड सेकंड सही आ रहा है। यहाँ सोचो एक ही पाई बॉन्ड और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड, जिसके पास पाई बॉन्ड ज़्यादा होता तो भैया यहाँ पंगा ले लिया, पक्का सेकंड फर्स्ट में सेकंड जीतना चाहिए ना, इसलिए आपका इनकरेक्ट के हिसाब से आपका आंसर सी आना चाहिए। और ये तो बराबर है क्योंकि हम जानते हैं देख से इक्विवेलेंट आर एस। अगला पूछा जो द फॉलोइंग गेव अस मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू द रिजोनेंस हाइब्रिड, इस कंपाउंड का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कौन सा फॉर्म होगा, तो भैया जहाँ पाई बॉन्ड होना चाहिए, सीधी सी बात है। अब चेक करो, आपने ये बनाया तो ऑफकोर्स ये आपका ऑप्शन अवेलेबल है जो कि चल जाएगा। यहाँ पे तो पाई बॉन्ड खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पाई बॉन्ड खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ आपने चार्ज बनाया पर गलती से ओ पे क्या चार्ज बना दिया, पॉजिटिव, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि ओ पे अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इससे हाईली अनस्टेबल। ये ओ पे पॉजिटिव है पर ध्यान से देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, बिकॉज यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है और यहाँ पे लोन पे, दैट्स व्हाई दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपका आंसर यहाँ पे ए आना चाहिए। अगला बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा है स्टेबिलिटी अमाउंट फॉलोइंग कंपाउंड, तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। अब देखो भैया यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है एन, तो यहाँ से रिजोनेंस करोगे ये आपके पास ऑप्शन बनेगा, वैसा का वैसा ऑप्शन यहाँ से भी आ सकता था। अब प्रॉब्लम है ये न्यूट्रल है, पहले फर्स्ट तो जीतेगा जीतेगा। अब डाउट ये आएगा कि बताओ ओ पे पॉजिटिव अच्छा है कि एन पे पॉजिटिव अच्छा है, क्योंकि हम नेगेटिव से पहले प्रेफरेंस पॉजिटिव को देंगे, बिकॉज पॉजिटिव होने से रिपल्शन वाला पंगा रहता है, तो नेगेटिव चार्ज प्रीफर ऑन एन पे ज़्यादा प्रीफरेबल होना चाहिए इस कहानी में, तो इसके हिसाब से पहले तो फर्स्ट जीतेगा बिकॉज वो न्यूट्रल है, फिर सेकेंड थर्ड में पक्का थर्ड पहले जीतना चाहिए। आपके पास कोई ऑप्शन सेट नहीं हो रहा और यहाँ पे शायद ऑप्शन गायब भी होगा तो हम इस कहानी पे भी ध्यान रखेंगे। ताकि आगे के लिए किसी प्रकार का पंगा क्रिएट ना हो या तो भैया अभी के लिए तो आप कहाँ से बॉम्बे आ ही रहा है क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं आपके पास में। अगला क्वेश्चन के सामने पूछा है मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, तो बेटू यहाँ पे एक ही पाई बॉन्ड है, यहाँ भी एक ही पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है,
यहाँ भी 2 पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड दोनों में बराबर बराबर आ रहे हैं तो फिर जिताऊंगा किसको? तो बताओ फिर से, ओ पर अच्छा है कि एन पर अच्छा है? एन वाला जीतेगा ना। पॉजिटिव चार्ज प्रीफर ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगला पूछा छोटा सा, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर व्हिच इज नॉट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। आपके पास ये चार्ज है, देखो यहाँ से चार्ज यहाँ जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से चार्ज यहाँ जाएगा तो आपका ऑप्शन ये जाएगा। अब ये चार्ज, चूंकि चार्ज यहाँ है 1 2 3 4 5, तो बेटा ये कार्बन तो sp3, यहाँ तो चार्ज वैसे ही नहीं जा सकता बिकॉज ये शिफ्टिंग का पंगा है, पक्का सी पे फंसोगे। बिकॉज आपका चार्ज sp3 पे कैसे जा रहा है? चार्ज तो पाई बॉन्ड जहाँ जहाँ वहाँ sp2 पे जाना चाहिए था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो चार्ज था वो ऐसे मूव कर सकते हो, तो पक्का ये कंफर्म ऑप्शन हो रहा है मेरे हिसाब से। इस कहानी में बेटा यहाँ तो ठीक था, पर अचानक ये आपने जो बना दिया ना ऐसे करके ऐसे, तो बेटा इसका ऑक्टेट पंगा करके, बिकॉज 10 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं है इसके पास, ऐसा नहीं हो सकता। आप जब रिजोनेंस करोगे तो ये इधर आना चाहिए, मूवमेंट ये भी अलाउ नहीं करूंगा क्योंकि अचानक 2 पाई बॉन्ड एक साथ तो रह ही नहीं सकते। यहाँ पे करोगे तो ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, तो चार्ज एन पे जाना चाहिए, अलाउ करूंगा। यहाँ पे आप चूंकि पाई बॉन्ड अवेलेबल है तो यहाँ पाई बॉन्ड अवेलेबल, तो फिर बेटा अब आप यहाँ फंस नहीं सकते, बिकॉज आप किसी भी हाल में यहाँ पे ए साथ बनाओगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनना चाहिए था। ये वाला ऑप्शन तो बन ही नहीं सकता, चार्ज क्रिएट कैसे कर रहे हो? तो प्रैक्टिकली यहाँ पे अगर आप ऐसा बना, पहली बात तो ये बनाना पॉसिबल नहीं क्योंकि आपके पास पाई बॉन्ड है, तो हम मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड कर सकते हैं, मतलब हम इसकी कार्यदर्शी बना सकते हैं, जहाँ यहाँ प्लस बनाया, डबल बॉन्ड बनाया, और यहाँ पे आपके पास माइनस बना। तो प्रैक्टिकली ये भी पॉसिबल नहीं, बिकॉज रिप्रेशन से अनस्टेबल हो, तो ये अलाउ नहीं करूंगा। पक्का फर्स्ट और फोर्थ जीतेंगे, ये आपका आंसर होना चाहिए। अगला पूछा, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ऑफ एंथ्रीसीन। बेटा टोटल नंबर जब भी ऐसे तरह के कोई स्ट्रक्चर होते हैं तो आपको डायग्राम को ढंग से बनाना पड़ेगा, लाइक दिस। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर, ये वाला एग्जाम्पल कहलाएगा, ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर कहलाएगा। फिर आप इसी को आगे एक्सचेंज कर सकते हो, मतलब ये जो चार्ज आपने बेंजीन का 3 पाई बॉन्ड का यहाँ पे बनाया है, यू जस्ट कंसिडर किया यार हमने पाई बॉन्ड को यहाँ बना दिया, ये ऑप्शन, तो बाकी आपका काम सेट है, कहीं इशू नहीं होगा। ये आपका सेकंड स्ट्रक्चर होगा जिसमें बीच वाला पार्ट बेंजीन कहलाएगा। फिर थर्ड ऑप्शन क्या होगा? जिसमें आपने साइड वाले को बना दिया स्पोर्ट, इसका मतलब ये आपका बेंजीन कहलाएगा, ये आपका थर्ड पॉइंट कहलाएगा। और अब इसके बाद कुछ नहीं, बस आप इसमें एक मूवमेंट और जरूर कर सकते हो जो कि जो नॉर्मली अलाउ होता है, जहाँ पे हम केवल एक बेंजीन ग्रुप वाले का इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं, लाइक दिस। हमने यहाँ वाले को ऐसे मूव कर दिया तो ये एक एक्स्ट्रा काउंट होगा। बच्चा लोग सर यहाँ, तो बेटा यहाँ ध्यान रखना, ये जॉइंट काउंट नहीं करना, मतलब ये जो 4 कार्बन है ना, ये लोचा करते, इधर काउंट कर लिया तो उधर मत करना, ये दोनों रिपीट होंगे, बस ये पंगा होगा। तो वास्तव में समझो क्या है, 3 2 2 2 6 आना चाहिए, पर इधर का उधर रिपीट हो रहा है इसलिए एक, इसका इससे रिपीट हो रहा है इसलिए एक, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे 4 है, जो मुझे उल्टा समझ में आया। हर बेंजीन की 2 2 आरएस होनी चाहिए, टोटल होनी चाहिए 6 आरएस। अब जब बेंच पाइबॉन्ड बनाओगे तो सोचो पाइबॉन्ड आपने यहाँ बनाया या पाइबॉन्ड यहाँ बनाया, दैट्स द सेम, बिकॉज ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के हिसाब से पाइबॉन्ड तो वास्तव में ये होता है ना, जिसको हम कभी इधर लाइन लगा के कभी उधर लाइन लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, कि बच्चे को ऐसा लगता है कि सर ये अलग स्ट्रक्चर और ये अलग स्ट्रक्चर, अबे ढक्कन हो, वो तो रिप्रेजेंटेशन है, दोनों का मतलब सेम है, चाहे ये नहीं कि इस रिंग का या उस रिंग का, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। टोटल बनने थे 6, उसमें से 2 कैंसिल हो गए तो आपका आंसर 4 आना चाहिए। सेम पैटर्न। अब क्या पूछा है? ये तो देखो, ये दो ये दो ये दो ये दो, आपका आंसर आना चाहिए था 8। 8 में से सोचो ये वाला रिपीट हो रहा है, ये वाला रिपीट होगा, ये रिपीट होगा, तो -3 कर दो, आपका आंसर यहाँ पे चुपचाप 5 आके आगे बढ़ जाओ, ताकि मेहनत कम करे और फटाफट आंसर भी आए। कि 2 2 2 2 आना चाहिए था, पर ये इधर इधर रिपीट तो एक कैंसिल कर दो, इधर इधर रिपीट एक कैंसिल कर दो, इधर इधर रिपीट एक कैंसिल कर दो, कुल मिला के आपको आंसर यही तो मिलेगा। ये रिजोनेंस का लास्ट क्वेश्चन है। क्या पूछा है इस कहानी के अंदर? एनर्जी, कलर चेंज करना पड़ेगा। एनर्जी ऑफ रिजोनेटिंग हाइब्रिड इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ एनर्जी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। नहीं बेटा, इक्वल नहीं होती, नहीं तो फिर वो स्टेबल नहीं हो सकता। रिजोनेटिंग हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन एवरेज एनर्जी ऑफ ऑल कैनोनिकल। रिजोनेटिंग हाइब्रिड कैन नॉट बी प्रेजेंट बाय सिंगल रिजोनेंस हाइब्रिड, ये तो सही बात है। तो भैया आपको पता है रिजोनेंस हाइब्रिड का, रिजोनेंस एनर्जी का मतलब होता है रिजोनेंस हाइब्रिड और सबसे स्टेबल के बीच का डिफरेंस। इसलिए स्टेटमेंट नंबर ए ही लोचा कर गया, तो भैया यहाँ यहाँ ये रहा आपका ए इज नॉट करेक्ट, दैट्स व्हाई योर आंसर इज दिल्ली। तो मैंने आपकी जीओसी शुरू कर दी है, नेक्स्ट टर्न से हम हाइपोक्वेशन से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इंडक्टिव और रेजोनेंस फ्रॉम येलो बुक। हैव अ गुड डे, बाय बाय।